मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था, आजकल मैं अपने गांव के पैतृक घर पर आया हुआ हूं और गांव में हूं। मेरा गांव एक गंवई गांव है, जिसे आप कह सकते हैं, एकदम गांव है। यहाँ ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम की खेती के मालिक बचे हैं और ये लगातार बंटवारे से जोतें छोटी होती चली गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में, खासकर उत्तर प्रदेश में 95% से ज़्यादा किसान ऐसे ही हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेती है। जिनके पास कम खेती है उनके पास बार्गेनिंग की ताकत किसी से भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। धान अभी अभी कटा है और जैसा कि मेरे एक आप कह सकते हैं सोशल मीडिया मित्र और उत्तर प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे, हाल में ही रिटायर हुए बीपी सिंह साहब ने अपने पोस्ट पे लिखा कि यहाँ के 90% किसान अपने धान को, जो अभी इस साल का एमएसपी है जो 1800 रुपये से ज़्यादा है, उससे कम से कम 900 रुपये कम, 1000, कई बार 900 और कई बार 1100 इसी के बीच बेचने पर मजबूर है। और उन्होंने बेचा है और बाद में ये धान सरकार के ही खाते में जाता है। एक पूरा तंत्र बना हुआ है और कोई मुख्यमंत्री कितनी ही ईमानदारी के दावे करे, सच्चाई ये है कि बहुमत किसानों का धान पहले बिचौलिए खरीदते हैं और बहुत ही सस्ते आधे आधे दामों में, और बाद में उसी सरकार को बेच देते हैं। और सरकार, किसान और सरकार के बीच जो दाम है वो एक तंत्र है, पूरा का पूरा उसको खा रहा है, आधा पैसा। अब जब नए कृषि कानून आ गए हैं जो इससे और बड़ी बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा WTO का दबाव है और जिसमें और दूसरे बहुत से निहितार्थ हैं, देश में कारपोरेट खेती लाने की कोशिश है, तब ये जो किसान है जिसके पास खेत से फसल उठाते ही उसको रोकने की ताकत नहीं है, चूँकि उसकी जोत बहुत छोटी है, उसकी ज़रूरतें ही इमीडिएट हैं और फसल कटते ही उसके पास कर्ज और दूसरी चीज़ों का दबाव होता है, वो कैसे इससे मुकाबला करेगा। लेकिन जो दुखद बात है वो ये है कि मेरे ही अपने एक तरह से परिवार के कह सकते हैं एक बुज़ुर्ग सुबह कोई दैनिक अखबार हिंदी का पढ़ के आए थे और आने के बाद उन्होंने मुझसे, वो समझते हैं कि मैं शहर में रहता हूं और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने किसानों के आंदोलन की कोई बात नहीं की। उन्होंने हैदराबाद में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है उसके नतीजों की बात की, बीजेपी की बात की। ये अब इसका दोष किसका है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के एक गंवई गांव में मेरे सामने एक हेक्टेयर से कम खेती का किसान बुज़ुर्ग आता है और वो किसानों के आंदोलन की बात नहीं कर रहा है, तो इसके लिए वो सब राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके सवालों को लेकर उनके बीच कभी आए ही नहीं। और उनके बीच बीजेपी अपने तंत्र मंत्र और जो भी उसके पास ताकत है मीडिया के कब्जे की, और उसके पास दौड़ने वाले कार्यकर्ता भी हैं, उनको दौड़ाने के लिए उसके पास धन भी है, संस्थाओं पे उसका कब्जा भी है, केंद्र और राज्य में उसकी सरकार भी है, सब चीज़ें उसके पक्ष में हैं। इसलिए सुल्तानपुर के इस गंवई गांव में भी बात हैदराबाद की हो रही है, दिल्ली की सीमा पे पड़े हुए किसानों की नहीं। रेट खेती कैसी होगी, इसके कुछ उदाहरण हमारे पास पहले से हैं। ये और बात है कि जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों का संदर्भ नहीं है, हम उससे जुड़े नहीं हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं और जानना चाहते भी नहीं हैं। हम हिंदू मुसलमान में ही बहुत आनंदित हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो जो नए कानून आए हैं उससे जो सीधा सीधा कुछ होगा, उसके कुछ हमारे पास बानगी है। आज गुरदीप सिंह सप्पल, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी मैं उन्हें कहूँगा और वरिष्ठ पत्रकारिता प्रबंधक हैं, उन्होंने एक अच्छा ट्वीट किया है, उसमें कुछ सूचनाएं दी हैं। कारपोरेट खेती के प्रयोग हमारे यहाँ चल रहे हैं, उतने बड़े पैमाने पर सरकार के कानून बना देने से नहीं हुए, लेकिन हो तो रहे हैं। जैसे पेप्सिको नाम की जो कंपनी है, वो उसने गुजरात में अपने किस्म का आलू पैदा करने के लिए वहाँ के किसानों से इस तरह का करार किया था। उस करार के तहत वो एक खास किस्म का आलू उनसे पैदा कराती है, जिसका बीज वो देती है, खाद वो देती है। आप ये कह सकते हैं कि उस ज़मीन का किराया और उसमें काम करने वाले किसान के श्रम का पैसा वो उसको एक तरह से मूल्य के तौर पर देती है। लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं, बहुत कड़ी शर्तें हैं, चूँकि शर्तें लिखने के लिए जो बड़े बड़े वकील हायर करने की ताकत है उसके पास है, तो उन शर्तों पर
बिना जाने हुए किसान साइन करता है। वो जान भी नहीं सकता, उस तरह के कागजात पढ़ने की उसकी कुव्वत नहीं है, और अगर वो कुव्वत खरीदने जाएगा तो उसको उतने बड़े वकील को पैसा देने की कुव्वत नहीं है, तो उसे उन डॉटेड लाइन पे साइन करना है। जैसे हम आप बहुत सारे कारपोरेट सौदों में, जैसे फ़ोन ही खरीदते हैं, किसी कंपनी की सर्विस खरीदते हैं, तो हम साइन कर देते हैं। हम कहाँ उतनी बारीक चीज़ें पढ़ते हैं। तो किसान से हम ये उम्मीद करें कि वो उन बारीक चीज़ों में, हज़ारों पेज में बहुत सुविज्ञ वकीलों द्वारा सारी दुनिया की मक्कारी को ढाल के बनाए गए कागज़ पर अपनी बात रख सकेंगे? संभव नहीं है। नतीजा क्या हुआ? पेप्सिको के साथ जिन किसानों का करार हुआ था, उसमें से कुछ किसानों का आलू उन्होंने गुणवत्ता या किसी आधार पर खारिज कर दिया। अब किसान क्या करता? खारिज कर दिया तो उसके बाद उस बारीक कागज में यह भी लिखा था कि फिर वो एक भी पैसे का लेनदार नहीं बचता है। अब आलू उसका सड़ रहा था, मजबूरन उसने उसे बाजार में बेच दिया, जो भी औना पौना दाम मिला। इसके खिलाफ उसी बारीक कागज में लिखा हुआ था कि अगर वो ऐसा करता है तो एक कंपनी के हिसाब से एक बहुत बड़े हर्जाने का देनदार हो जाता है। और पेप्सिको ने उन 4 किसानों के खिलाफ गुजरात में जो सबसे बड़ा प्रयोगशाला है हिंदुत्व की भी, हमारे प्रधानमंत्री की भी और तमाम लोगों की भी, और देश में इस समय सबसे 2 उदीयमान उद्योगपतियों की भी, जो संभवतः इन फैसलों के सबसे बड़े हिस्से का हक ले जाएंगे, तो उन्होंने उन पर 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का अपना नुकसान बताया कंपनी ने, पेप्सिको ने, क्योंकि उन्होंने 10-20 हज़ार रुपए का वो आलू बेच लिया था जिसको कंपनी ने नहीं खरीदा था, और वो पूरा बोझ किसानों पे डाल दिया था। तो 1-1 करोड़ के हर्जाने पे का उनसे मुकदमा हुआ। और आप जानते हैं इन लोगों का मुकदमा करने के लिए फिर बड़े बड़े जो नामी वकील आप जानते हैं वो मुकदमा दायर करते हैं। उन किसानों का क्या होता? वो तो उसी समय वहाँ चुनाव आ गए और ये मुद्दा उठ गया, ये हल्ला मचा, तो पेप्सिको ने उस मुकदमे से अपने हाथ खींच लिए। लेकिन पेप्सिको का वो अधिकार खत्म नहीं हुआ है। ये एक सैंपल है, जो सैंपल पूरे देश के पैमाने पर नई सरकार लेके आ रही है कारपोरेट खेती के नाम पर, और उन किसानों की सुरक्षा को उसने क्या किया है। अब ऐसे मामले में अगर किसान के साथ कोई कंपनी इस तरह का कोई अन्याय करेगी तो उसके पास कोर्ट जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ रही है, उसे एसडीएम के यहाँ जाना होगा। वो एसडीएम के यहाँ जाके सिर्फ उस कंपनी की शिकायत करेगा। अब आप सोच लीजिए, एक 80,000 90,000 रुपए पाने वाला एसडीएम जो राजनीतिक और दूसरी तरह से तमाम दबाव में होगा, वो इस तरह के अजगरों से, पेप्सिको से, अंबानी से, अडानी से, या इसी तरह के किसी और से उसकी सामर्थ्य होगी कि वो 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान की, जो आज दैनिक हिंदी अखबार पढ़ के हैदराबाद में मुझसे बात करने आया है, हैदराबाद के चुनाव के बारे में और अपनी किसानी के बारे में कोई बात उसके पास नहीं है, वो उससे कोई मुकाबला कर सकता है? किसी भी स्तर पर कर सकता है? एक तो ये होगा, ये होना ही है, ये जैसे भी जब लागू होगा तो इसी तरह से होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और उदाहरण दिए हैं कि पेप्सिको के अलावा आप, एक तो हमारे एक चीज़ अनवरत चल रही है, हर बार आप खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा हर महीने 2 महीने में आती रहती है कि अमुक राज्य के अमुक नंबर के गन्ना किसानों का पैसा इतने साल से बकाया है। सरकारें इस बात पे चुनाव लड़ती हैं। ये क्या होता है? चीनी मिल मालिक और गन्ना किसानों के बीच एक समझौता होता है। उस समझौते के अनुसार गन्ना लेने के बाद 15 दिन के भीतर उनको उस गन्ने के मूल्य का भुगतान करना है। लेकिन 90% मामलों में समय पर भुगतान नहीं होता और साल दर साल ये भुगतान लटके रहते हैं, और सरकारें इस पर चुनाव लड़ती हैं कि हम आपका भुगतान कराएंगे, और फिर उनको धोखा कर जाती हैं। तो जब चुनी हुई राज्य सरकारें किसानों के साथ अनवरत धोखा कर रही हैं, तो आप एक एसडीएम के कोर्ट में आप उम्मीद कर रहे हैं उसी राज्य सरकार के एसडीएम से कि किसान को न्याय मिल जाएगा? सरकार का ये कहना है कि मिल जाएगा। इस तरह के ये फैसले हैं जो इस कानून में है, जिसके खिलाफ दिल्ली को घेर के किसान बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान, क्योंकि यहाँ की जो 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, मायावती जी की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी, दोनों पार्टियों के सूरमाओं के पास कहा जाता है कि हजारों करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति है, जिसको ईडी और सीबीआई की फाइलों में दर्ज करके मौजूदा सरकार ने रख रखा है। और इन नेताओं की ये हिम्मत नहीं है कि इस सरकार के ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी किस्म के जन आंदोलन में न खुद उतरे और न लोगों को उतारे। वो सिर्फ ट्वीट करके और इशारों से राजनीति कर रहे हैं,
और बहुत बार तो ये पाया जा रहा है कि वो वही करते हैं जो दिल्ली उनसे चाहता है। उनके लिए वो बहुत जगह वोट कटुआ की भूमिका निभाते हैं, कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे उनको राजनीतिक लाभ हो, और वैसी राजनीति करते हैं जो अनवरत उनको और सुदृढ़ बनाने की ओर जा रही है। ये सीन है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हैदराबाद की, क्योंकि सब उसी की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद के चुनाव के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे बिहार के चुनाव के बहुत सारे अर्थ थे। नंबर एक, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल साबित तौर पर एक बहुत अजेय मशीन में बदल चुकी है चुनाव जीतने की, और किसी भी जगह पर वो इस तरह के करिश्मे कर सकती है। आप इसमें कुछ भी ढूंढें कि उसने अकेले उसे बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो एक बहुत बड़ी सफलता उसने हासिल की है। 48 सीटें हासिल करना 4 के बाद सीधे, जबकि दूसरी पार्टियों का क्या हश्र है। 2 सीट वाली कांग्रेस वही है जहां वो थी, 44 सीट वाली जो ओवैसी की पार्टी है वो 44 वाली वही है, और सारी लड़ाई उसने ओवैसी से लड़ी उस चुनाव में। देखिए क्या कलाकारी है, क्या स्पिन है। लड़ाई हुई ओवैसी से, ओवैसी जितने थे वहीं रहे, गायब हुआ टीआरएस। वो टीआरएस को खत्म करने की लड़ाई थी, जिसके पास 99 सीटें थी, अब वो 55 पे आ गया, उसकी 44 सीटें झटक ली बीजेपी ने। तो आने वाले दिनों में ये हैदराबाद का जो क्षेत्र है, इसमें ये जो तेलंगाना राज्य है उसकी 119 सीटों में से 24 विधानसभा सीटें आती हैं। ये बीजेपी ने लड़ाई लगभग 1/4 तेलंगाना की लड़ी है, और 1/4 तेलंगाना में उसने अपना झंडा गाड़ा है। इसके पहले वो एक बाई इलेक्शन में टीआरएस को हरा चुकी है 1 सीट पर, आप जानते हैं विधानसभा में। तो ये जो बीजेपी ने पराक्रम किया है, ये अब तेलंगाना राज्य जो है वो एक विपक्षी दल से छीनने की लड़ाई है। और जो काम वहां कांग्रेस को करना लोग सोचते थे, कांग्रेस वहां दूसरी पार्टी थी, कांग्रेस उस लड़ाई में पूरी तरह से साफ होके अब खत्म होने के स्तर पर है, या जहां थी वहीं है। अब उसका कोई मतलब नहीं, उसके पास कोई वोट बचेगा नहीं, क्योंकि ओवैसी को वो खड़ा करेंगे। ओवैसी के पास एक क्षेत्र में जहां मुसलमानों की आबादी 40% है, उसके अलावा पूरे तेलंगाना में उसके पास कोई क्षेत्र नहीं। ओवैसी ने जो 51 या 55 सीटें लड़ी, उसमें 5 हिंदुओं को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी ने जो करीब 150 सीटें लड़ी, उसमें सिर्फ 1 मुसलमान को टिकट दिया था। तो राजनीति को ध्रुवीकृत करना, और वो भी एक अल्पसंख्यक हिस्से के खिलाफ जो किन्हीं पॉकेट्स में है, और उस ध्रुवीकृत करके बहुमत आबादी के बहुमत वोट को समेट लेने की जो कला है, जो स्पिन है, वो इस चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी सफलता से करके दिखाया है। और ओवैसी को वो इस देश में एक नए जिन्ना की तरह से विकसित कर रहे हैं, जो उनको हर चुनाव में फायदा देगा। और अभी बंगाल में होने वाले चुनाव में आप उनकी भूमिका देखेंगे, देश में हर जगह भूमिका उनको आप देखेंगे। बीजेपी ओवैसी को रोज गाली देगी, बीजेपी ओवैसी को रोज निशाना बनाएगी, ओवैसी मुस्लिम पॉकेट्स में वोट पाएंगे, और बाकी मेजॉरिटी 80% आबादी का वोट बीजेपी कॉबल करके ले जाएगी। बहुत सीधा स्पिन खेल रहे हैं, ये कोई दूसरा तीसरा नहीं है, सीधे स्पिन डाल के तीनों विकेट धराशायी कर दे रहे हैं। तो बीजेपी बहुत ही सफलता से और कुशलता से बाकी सारे स्पेस को निगल रही है। कहीं उसके एक देश के ब्रॉडर निशाने पर कांग्रेस उसके सामने है, और राज्यों में जहां कांग्रेस अब अपने आप ही समाप्त है, और जहां कोई तीसरी ताकतें हैं, अब उनके लिए उसने खतरे की घंटी एक एक करके बजाना शुरू किया है। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी घंटी बज रही है, जो आने वाले चुनाव में हम लोग देखेंगे, और तेलंगाना के लिए घंटी बज चुकी है। टीआरएस के दिन अब खतरे में है, और वहां अब लड़ाई में कांग्रेस लड़ाई से बाहर है। ये नतीजे हमारे सामने हैं, और इससे ये लगता है कि जिस दक्षिण भारतीय इलाके को ऐसा समझा जाता था कर्नाटक के अलावा कि वहां बीजेपी के लिए चीजें उतनी आसान नहीं है, और शायद आसान नहीं हो सकेंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओवैसी या इस तरह के किसी भी प्रयोग से वो किसी भी समय ध्रुवीकरण के अपने काम को कहीं भी पूरी कुशलता और सफलता से अंजाम दे सकेंगे, जैसा बिहार में उन्होंने मिथिला में और सीमांचल के इलाके में ओवैसी को सामने रख के किया और कराया। लोग सिर्फ उतनी सीटें गिनते हैं जितनी ओवैसी लड़े, कि वो तो 21-22 सीटें ही लड़े। नहीं भाई, वो जितनी लड़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा, करीब 100 सीटों पर वो लोगों को ध्रुवीकृत करने में बीजेपी के लिए
बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो ओवैसी उनके लिए बहुत ज़रूरी अवयव है। एक आज सोशल मीडिया पोस्ट पे एक लेखक ने लिखा भी कि आप देखते हैं चिदम्बरम पे ईडी का हमला होता है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के यहाँ छापे पड़ते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ पड़ते हैं, ओवैसी क्या नहीं पड़ते, सीबीआई या ईडी के छापे। तो खैर ऐसा हो भी सकता है कि आज ये कार्यक्रम सुनने के बाद या इस तरह की आलोचना होने के बाद कोई ऐसा एक पर्दा नशीन छापा पड़ भी जाए, लेकिन हाँ नहीं पड़ते, ये भी एक तथ्य है। तो ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी अवयव है और हैदराबाद में उन्होंने ये दिखा दिया है। तो आज इतना ही, फिर आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।